हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए एक नहायत ही अहम गेस्ट हमारे पड़ोसी मुल्क से, इंडिया से, कर्नल शैलेंद्र। वो इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं और इनके बारे में यूनिक बात ये है कि ही हैज़ आल्सो सर्व्ड इन हिज करियर एट गलवान वैली एंड लद्दाख बॉर्डर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अहमियत हासिल है उसको आजकल के दिनों में। यू वेरी वेल नो कि जहाँ पे कुछ रोज़ पहले एक लड़ाई हुई इंडियन आर्मी और पीएलए के सोल्जर्स के बीच में, तो आज हम थोड़े से डिफरेंट पैराहे से कर्नल साहब से पूछते हैं कि वहाँ पे गलवान में और लद्दाख बॉर्डर पे सर्व करना कैसा है और क्या इंसान में क्या ऐसी चीज है जो कि वो होनी चाहिए वहां पे सर्व करने के लिए। सर, वेरी वेलकम टू माय प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। Thank you very much, Jai Hind. I'm equally honored. I'm so grateful to you that yes, you have invited me and doing a good conversation, good discussion with a beautiful gentleman, Raja Sahab, is itself an honor. थैंक यू वेरी मच सर। और मैं यहाँ पे ये एक चीज वाजे करता चलूं कि मैं पहले भी कर्नल साहब के साथ ये इंडिया की तरफ से होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, जो है वो पाकिस्तान की तरफ से, और हमारी आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, लेकिन ये है कि विद फुल रिस्पेक्ट एंड विद फुल ऑनर्स हम लोग हमेशा एक दूसरे को फेस करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी, एंड इट्स मोर लाइक जेंटलमैन्स कंडक्ट, और हमेशा से हमारी तरफ से रहा, हम दोनों की तरफ से। और सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें अपने उस दौर के बारे में बताइए कि जब आपने लद्दाख बॉर्डर पे सर्व किया। हाउ इज इट लाइक सर्विंग एट लद्दाख बॉर्डर? Okay, before I come to Ladakh, I must take that compliment of yours on difference of opinion. दो इंटेलिजेंट माइंड अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रखते हैं तो दोनों के साथ कहीं ना कहीं कोई गलती है या दोनों में से एक जरूर गलत है। फर्क कहां आना चाहिए? देयर शुड नेवर बी अ डिफरेंस ऑफ कंटेंशन। गाड़ी अटकती है वहां कि आप मेरी सुन के ही राजी नहीं है, मैं आपकी बात समझने को राजी नहीं हूं, गलती होती है वहां। वी मस्ट एनकरेज गुड डिस्कशन, वी मस्ट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इंडिया पाकिस्तान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पिछले 70 साल से है। किसी भी वजह से वो कंटेंशन में बदल गया है, हम अटक गए, दोनों अटक गए, और इसमें दोनों का लॉस है। कमिंग टू योर क्वेश्चन स्पेसिफिक, आई वाज देयर इन लद्दाख। मैं अपनी रेजिमेंट की एडवांस पार्टी के साथ गया था और 10 टनर गाड़ी में बैठकर गया था। उस समय हमें जीप नहीं दिया करते थे, एंड दैट वाज इन 1991। वो मेरा पहला एक्सपोजर था। और जाने से पहले मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दूं कि जिस तरह की फीलिंग आपकी रेजिमेंट में आती है, शायद आप मरने जा रहे हैं, शायद आप वहां इंपोर्टेंट हो जाएंगे, आपके बाल झड़ जाएंगे, आपको सुनने में कमी हो जाएगी, ये सारी अफवाहें हमारे साथ भी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि इलाका अपने आप में इतना ठंडा है, इतना सेक्लूडेड है, इतना अकेलापन है कि ये जो सारी चीजें मैंने अभी बोली, इसका डर लोगों के अंदर बड़ा बैठ सा जाता है। हमने जो तैयारी करी वो करी, और 91 में हमें 10 टनर्स मिले। 10 टनर में बैठकर, 10 टनर में जाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसका जो नीचे का जो कैरेज वे है वो बहुत ऊंचा है, तो वो जितने पत्थर वत्थर हैं वो आपकी गाड़ी में नहीं लगते हैं। तो जो हमारे कंपनी कमांडर, जो हमारे ओसी एडवांस पार्टी जीप में थे, वो हर बार अटक रहे थे और हम बड़े आराम से बैठे हुए थे। दूसरी बात, जब भी आप इस इलाके में जाएं, कृपया कर कर बड़ी गाड़ी में जरूर जाएं, क्योंकि वो गाड़ी डीजल की होगी और उसमें केरोसिन वाला आपका जो स्टोव है वो बहुत बढ़िया एयर कंडीशनिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि 1991 में हमारी गाड़ीज में एसी नहीं हुआ करते थे। जो मेरा पहला इंप्रेशन था वो ये था कि यस, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हल्का सा सिर दर्द भी हो रहा है, लेकिन जो ब्यूटी आपके चारों तरफ है, मीना मर्ग के बाद आपका दराज आएगा, दराज के बाद आपका कारगिल आएगा, कारगिल से पहले आपका हरका बहादुर ब्रिज आएगा, छेनी कुंड आएगा, ये सारे जो इलाके हैं
जब आप इससे गुजर रहे होते हैं तो एक बड़ी अजीब सी खुशी होती है कि मैं इस जगह को फाइनली देख पा रहा हूं। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है कि कितने लोग यहां आते हैं, कितने फौजी यहां आते हैं। वो अपने आप में आपको एक बड़ा अच्छी फीलिंग देता है कि यस, मैं अपने देश की सबसे डिफिकल्ट एरिया में सर्व करने आज आ गया हूं। मेरे ख्याल मैं अपने 2 या 3 साल की सर्विस में गया था, इसलिए मेरे अंदर वो जज्बा ज्यादा रहा होगा कि मैं इसे ज्यादा एंजॉय कर पाऊं। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरी बात यह है कि आप बीइंग एन ऑफिसर, आई एम श्योर कि आपको बहुत सी ऐसी चीजें असाइन की होंगी जो कि आप यहाँ पे शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहां पे जब, जैसा कि आपने मुझे अभी ये बताया कि सब जीरो टेम्परेचर्स और वहां पे सर्दी का होना, एंड देन यू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और ऑफ कोर्स ऐसी जगह पे जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे ऑफ कोर्स सर दर्द और इस तरह की जो चीजें हैं ये दे आर वेरी कॉमन। तो इस सिलसिले में आपको इन जो डिफिकल्टीज हैं उनको काउंटर करने के लिए क्या एडवाइस किया जाता है वहां पे, और क्या इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और क्या वो इक्विपमेंट्स आपको इन्वेंट्रीज के थ्रू जल्दी से मिल जाया करते थे या समथिंग लाइक दैट? देखिए, सबसे बड़ा जो जादू मंत्र आपको ग्लेशियर एरिया, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में है, वो वहां की बहुत बढ़िया सेइंग है कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ द। मुझे मेरे ख्याल ये बड़ा जिम्मेदारी से पसंद आया। डर रहे, अच्छी बात है, आपको डरना चाहिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तभी आप प्रिकॉशन लेंगे, नहीं तो आप केयरलेस हो जाएंगे। मुझे जो जादू मंत्र दिया गया वो ये दिया गया कि सर, एक्लेमेटाइजेशन ठीक से करें, अपने आप को यहाँ का शेर ना समझें, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। पहले वो वॉक करें, फिर उसके बाद जॉग करें, उसके बाद रन करें, उसके बाद आपके मन में जो आए वो करें, लेकिन स्टेज वाइज करें चीजों को। अगर आपकी सांस फूल रही है, रुक जाइए, मत बनिए गामा, मत सो, क्योंकि उस समय उम्र का जो एक जो टर्न होता है ना, वो होता है कि यार मेरी सांस कैसे चढ़ सकती है। मैं 27 साल का आदमी क्यों वॉक करूंगा अपनी पीटी में, तो नहीं मैं दौड़ूंगा। लेकिन यही एक अपनी चीज, अपने आप में चीज होती है जो आपको आउटस्टैंडिंग बनाती है कि यस, आप वहां पैदल चले, अपने आप को गामा ना समझे, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करें और अपनी चीजों को ठीक कर पाए। क्योंकि एक बार बॉडी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सिर दर्द, सिर दर्द हो, सिर दर्द होना आप में बिल्कुल अच्छी बात है। दैट मीन्स आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और हाई ऑल्टीट्यूड आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया बात है। अगर आप धीरे सांस फूल रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप 50% ऑक्सीजन एरिया में हैं और अगर इससे और आगे जाते हैं 70% ऑक्सीजन एरिया कम है, 30% ऑक्सीजन एरिया में है, प्रेशर में 20 to 25% अगर ऑक्सीजन एरिया एनवायरमेंट में है, किस लिए आप उससे पंगा ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए। और ये एज अ ऑफिसर अगर आप अपने आप में सेट कर पाते हैं, आपके जवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, समझेंगे, और वो अपने आप को गामा नहीं बने। आप एक बार 1 महीने का एक्लिमेटाइजेशन कर लीजिए, आप उस इलाके के किंग हैं। दौड़िए, छलांगे लगाइए, जो मन में आए करिए, बहुत मजेदार है वो जगह। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी बात का ऐसा खौफ याद में हो कि वहां पर जाने से मुझे डर लगा हो। 13,620 आपके हमारे बीच की बहुत पुरानी हाइट है। मैं कम से कम नहीं तो अपने 2 से 3 महीने के टेन्योर में 15-20 बार चढ़ा हूं। रोज सवेरे जाएंगे पीटी करके बहाने और 11-12 बजे तक वापस आ जाएंगे। 13,620 अदरवाइज अपने आप में मोस्ट डोमिनेटिंग हाइट ऑफ कारगिल, उससे और ऊंची कोई है नहीं। सो देखिए, ये वो वाली बात है कि एक बार एक्लिमेटाइजेशन के बाद आपका झंडा जहां चाहे आप चढ़ा सकते हैं। और सर, हमने ये देखा है कि बीइंग पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट एट सियाचिन, तो हमारी तो वी बोथ कंट्रीज वी हैव दैट हैबिट ऑफ डिफेंडिंग आवरसेल्व्स एट दैट हाइट। और वहां पे लेकिन ये है कि दोनों कंट्रीज स्पेशल इग्लूज, स्पेशल इक्विपमेंट्स, स्पेशल क्लोथिंग्स,
सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें के इवन के डाइट जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और एक प्रॉपर डाइट वहां पे पहुंचाई जाती है दोनों कंट्रीज की तरफ से। एंड दैट यू वेरी वेल नो कि उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगते हैं सालाना, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। तो आप मुझे ये बताइए सर कि लद्दाख जैसी जगह के लिए और उस बॉर्डर के लिए, ऑफ कोर्स आपने साल के 12 महीने 365 दिन वहां पे अपने आप को डिफेंड करना है, क्योंकि ये जो डिफेंस लाइन होती है, आई ऑलवेज से कि पीपल हु आर असाइंड विद दिस जॉब दे डोंट हैव अ संडे, क्योंकि उसमें कोई डे ऑफ नहीं है। You have to defend your country 365 days. It's not that couple of days rest है कि आज 2 दिनों में कुछ नहीं होगा. There is always a threat. यहाँ पे सर आप मुझे ये बताइए कि उन 365 डेज के लिए ऑफ कोर्स डिफरेंट क्लाइमेट है, एवरी डे इट्स अ डिफरेंट वेदर, उसको जैसा कि आप मुझे बता भी रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए लद्दाख और गलवान वैली, स्पेशली गलवान वैली में जो ये सारे चैलेंजेस हैं, उसको काउंटर करने के लिए कॉस्ट्यूम्स प्लस डाइट्स प्लस कोई मेडिकेशंस, इस तरह की जो चीजें हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडियन आर्मी उनको फॉलो कर रही है इस वक्त? देखिए, अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड एरिया को भी डिस्ट्रीब्यूट करें और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करें, तो वन इज अ नॉर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया अप टू 9,000. The next stage comes up to 12,000. Then our third stage comes, which is beyond 15,000. Glacier is all above 15, maybe up to 22, 23,000. हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर जगह की अपने अपने तरीके का काम है. आपने इग्लू का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया. यही इग्लू जब मैं कारगिल में लगाता हूँ, हालांकि चाहे वहां पर भी -40 का टेम्परेचर आ जाता है, लेकिन आप कर देखिए, आप अपने जवानों से पूछ कर देखिए. मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता था जब तक मैंने खुद किया कि अगर आप एक इग्लू के अंदर घुस जाएं और उसके बाद एक अगर आप मोमबत्ती जला लें, तो उस टेंट के अंदर इतनी बढ़िया गर्मी हो जाती है कि आप बनियान भी उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप ऐसा पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी. ये है उस जगह का एक्सपीरियंस कि जैसे ही आपने कैंडल जलाई, आपका कार्बन ऑक्सीजन कंटेंट आपका कम होता चला जाएगा, और थोड़ी देर में आप अगर किसी वजह से झपकी ले गए, सो गए, तो मे बी यू मे डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो देखिए कितनी बढ़िया बात है. ये वही इग्लू है जो आपको सब जीरो टेम्परेचर्स में बहुत बढ़िया सेव कर सकता है. एक कैंडल आपको इतनी गर्मी दे सकती है, और कहाँ वो आपकी जान भी ले सकती है. इसलिए स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ, पूरे वर्ल्ड में किसी के भी यहाँ पर सेम रहेगा. एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग, ECC क्लोथिंग जो हमको देती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन की जो क्लोथिंग्स हैं, उसमें जो सामान हमको दिया जाता है वो अपने आप में काफ़ी है, जो आपको एक्सट्रीम कोल्ड से बचा लेगा. लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड से बचने का कोई अकेला फायदा नहीं है, जो आपके दिमाग में ट्रेनिंग है. क्योंकि होता क्या है, देखिए, आप कैंप बाल कलावा लगाते हैं, लोगों की रूमर्स हैं, लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, लोगों का डर है मेरे बाल उड़ जाएंगे, तो वो उसको उतारना चाहते हैं. अब वो उतारने से क्या घाटा है कि आपके ऊपर वो जो बर्फ का असर हो रहा है, पानी का असर हो रहा है, वो आपके स्कैल्प पर जाकर आपको डैमेज कर रहा है, और वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. इसी तरह कई बार हमारे कई सैनिक थे, इवन अफसरों के साथ भी कभी कभार ये हो जाता है कि चल यार देखें, हम बिना ग्लव्स के थोड़ी देर चल के देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चल सकते हैं. लेकिन होगा क्या कि उस केयरलेसनेस में आप चलते चलते आपने अपनी गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया. आप गाड़ी का हैंडल पकड़ा, खाल वहीं की वहीं रहेगी, हाथ बाहर आ गया, हाथ पूरा लाल, आपकी खाल गायब, आपको फ्रॉस्ट बाइट होने के फर्स्ट स्टेज के पूरे इंडिकेटर. तो डिसिप्लिन अपने आप में आपको वहां सबसे ज्यादा बचाता है. SOPs जो हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, वो आपको बचाती है. और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छा होता जाएगा. आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. जो स्पेशल क्लोथिंग एंड स्पेशल राशंस आपको जो ग्लेशियर में मिलते हैं, वो आपको नॉर्मल हाइट्स में नहीं मिलते. और सबसे ट्रेजिक बात देखिए कि मैं SSN में था, सब सेक्टर नॉर्थ में. सब सेक्टर नॉर्थ और ग्लेशियर के बीच में
कहने के लिए वो नदी है, लेकिन वो एक नाले से भी पतली है। अगर आप उसके दूसरे हैं तो आपको स्पेशल राशन, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल पे एंड अलाउंसेस, सब कुछ एप्लीकेबल है। लेकिन एसएसएन में जब आप होते थे तो वहां आपको इन सब में से कुछ नहीं ऑथराइज होता। तो बड़ा दुख सा होता था कि ये इस 1 मीटर के नाले ने मेरा सब कुछ बंद कर रखा है। किस्मत देखी, हमारी रेजिमेंट को मौका मिला बेस कैंप जाने का। जब बेस कैंप गए तो वहां पर सब कुछ मिला, लेकिन वहां पर एपेटाइट ही नहीं है। भाई वो काजू बादाम किशमिश चॉकलेट हॉर्लिक्स पराठा देशी घी करूं क्या? यू डोंट वांट टू हैव इट। आपका वो एपेटाइट है ही नहीं, अब बेकार है। मतलब कहते हुए मुझे दुख होता है कि वो वेस्ट जाता है। बट एट द सेम टाइम, जैसा आपने कहा कि बोथ कंट्रीज आर आउट टू डिफेंड दैट लैंड, द रीजन कैन बी एनीथिंग, but sometime or the other, if intellectual governments can come in the world and can come in both the countries, I think they need a very serious look कि हम ये पैसा, ये जिंदगियां, ये किसके। अगर आप और हमारे बीच में एक समय 84 से पहले तो फौज वहां डिप्लॉयड नहीं थी भाई। ग्लेशियर प्रॉब्लम 84 से आपका स्टार्ट हुआ, एंड लकीली माय फादर वाज देयर एट दैट टाइम, बाय द वे। सो आई एम अ सेकंड जनरेशन एंड माय फादर वाज वन ऑफ द कॉन्वॉय कमांडर्स जो कुमाऊं रेजिमेंट के साथ ऊपर तक सामान लेकर गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, कभी ना कभी भगवान करे, आपकी तरफ से अल्लाह करे कि दोनों देशों में कुछ ऐसी सरकार आए, कुछ ऐसी सोच आए कि क्या हम एक्चुअली डिफेंड कर क्या रहे हैं? क्या हमारी कंट्री का एग्जिस्टेंस अटका हुआ है? क्या हम प्री 84 सिचुएशंस में नहीं जा सकते? आज की तारीख में हम चाइना को क्या बोल रहे हैं कि भाई आप अप्रैल से पहले जो आपकी सिचुएशन थी आप उस पर चले जाइए, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन। हम उसके बाद बात करते हैं, हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बात करते हैं जो आपके एग्रीमेंट्स। आई डोंट नो, बट समहाउ हमारे और पाकिस्तान के बीच में भाई भाई होने के रिश्ते के बावजूद, उसके बावजूद हमने दुश्मनी इतनी बढ़िया निभाने की कोशिश कर रही है। काश उसका 1% हम अपने उस रिश्ते को निभा पाते। सर यहाँ पे अब आते हैं गलवान वैली पे जो इंसिडेंट हुआ उसकी तरफ, क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो कि शेप कर रहा है दोबारा से बॉर्डर्स को। और ये जो पिछले सवाल थे ये सारे के सारे कनेक्टिंग सवाल इस तनाजुर में कि आई हैव अ कंसर्न फॉर द सोल्जर्स ऑफ इंडिया। उसकी वजह ये है कि आई पर्सनली नो कि ऐसे एनवायरनमेंट में फाइट करना और वो भी रात के पहर फाइट करना, दैट मींस कि उस वक्त टेम्परेचर और ज्यादा था। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, एज यू हैव अर्लियर मेंशन्ड, कि पीटी करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बॉडी की जितनी ज्यादा मूवमेंट्स होंगी उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होगी एक बॉडी को। So this is understandable. I'm just talking about the both of the armies. चाइना की आर्मी PLA की तरफ से भी ये प्रॉब्लम हुआ होगा और इंडियन आर्मी की तरफ से भी ये प्रॉब्लम हुआ होगा। तो आपसे मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता कि ये जो ज्यादा, ऑब्वियसली वेपन्स तो यूज नहीं हुए वहां पे, तो ये जो ज्यादा अमवात हुई हैं ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, सफोकेशन की वजह से हुई हैं, और साथ में एक दूसरे के साथ स्कफल के दौरान ऑब्वियसली दे यूज देयर बॉडी मूवमेंट्स और they required more oxygen which was not provided to them at that time, and this caused their deaths. Death, whether it is Pakistan, India or China, is a very regrettable issue. It should never happen. मैं कहता हूं चाइना और इंडिया ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है पिछले 53 साल में कि उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ हथियार नहीं पॉइंट आउट करे। 2 किलोमीटर के अंदर आप हथियारों वाले सारे कार्रवाई आपने बंद करके रखी, और जो मैं कहता हूं सक्सेसफुली 53 साल चल रही है। जहां तक इस पर्टिकुलर इंसिडेंस का सवाल है गलवान में, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली इस समय दिस इज हमारी अपनी फौजी लैंग्वेज में हम उसे कहा करते थे कि दिस इज अ टूरिज्म सीजन फॉर दैट कंप्लीट एरिया।
ये जो मई जून जुलाई है, आपको एक्चुअली 3 महीने ही हैं कि जब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, अपने कपड़े सुखा सकते हैं, कपड़े धुलवा सकते हैं, आपकी ईसीसी क्लोथिंग को ड्राई क्लीन करा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक शहादत और मौत की बात है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस, वेदर प्लेज अ वेरी बैड रोल इन इट। आपको मैंने एक घूंसा मारा, आपको वो घूंसा नाक पे लगा, आपको वो सांस जो आनी थी वो थोड़ी सी सेकंड्स नहीं आई, और ऊपर से वेदर जो डिमांड कर रहा था, जेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो कंपाउंड कर गया और आपको ब्रेन हेमरेज। सो वेदर प्लेज दैट वे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं वेदर को ब्लेम करूं। आफ्टर ऑल, जिस तरह का स्कफल वहां हुआ है, जिस तरह की रिपोर्ट्स, जिस तरह के फीडबैक हमारे सैनिकों ने दिए हैं कि अगर किसी ने डंडा मारा है, किसी ने उसके ऊपर कटीले तार बंधे हुए रखा है, वगैरह वगैरह, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात रही कि इंडिया इसी बिलीफ में रह गया कि समझौते और एग्रीमेंट निभाने के लिए होते हैं, लेकिन जब उन्हें दिखा कि ये निभाने के लिए नहीं होते, और जिस तरह की भी स्कफल हुई, जिस तरह का भी वेदर उस पर प्ले हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा रोल कैजुअलिटीज की तरफ जाएगा वो इसको भी जाएगा कि वो जो एक पार्ट जो रेज्ड प्लेटफॉर्म था, उसका जो एक पार्ट नीचे को सरक गया, जिसके साथ कई सैनिक, चाहे वो चाइनीज थे, वो इंडियंस थे, वो उसमें नीचे सरक गए, और उस वजह से उनकी पत्थरों पर सिर लगा होगा, बाद में जाकर नदी में गिरे, थोड़ी देर अनकॉन्शियस रहे। ये सारी चीजों ने कैजुअलिटीज को बढ़ा दिया। इसीलिए अगर इंडिया ने नेक्स्ट डे सुबेरे सिर्फ 3 कैजुअलिटी बोली और शाम तक 20 बोली, तो वो जो 17-18 कैजुअलिटीज एक्स्ट्रा हुई, वो इसी वजह से हुई कि वो बाद में डिस्कवर हो कि यस, चाहे वो चाइनीज ने हमें दी, हमने चाइनीज को दी, क्या हुआ क्या नहीं, दीज विल ऑलवेज रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन कैजुअलिटीज सब वजह से हुई, वेदर के वजह से भी हुई, वो जमीन धंसने की वजह से भी हुई, पानी में गिरने के वजह से भी हुई, जब आप लुढ़क रहे थे आपका सिर इधर उधर लगा उस वजह से भी हुई, साथ ही साथ आपने जो एक दूसरे को पंच मार दिया, आपने एक दूसरे को जो डंडा मार दिया, अब वो डंडा किस जगह किस समय कैसे लग गया, ये सारी चीजें मैटर करता है एज फार एज कैजुअलिटी की फिगर को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन मेरा जो साथ ही साथ ये भी है कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ नहीं छुपाया, और हम हर एक प्रोग्राम में कहते आए हैं, छुपाता वो है जिसने कोई ना कोई चीज गलत करी है। सो इस केस में हमारा ब्लेम हम चाइना को सिर्फ इसलिए देते हैं कि देखिए, सैनिक सैनिक होता है, और प्रोटोकॉल है सारी कंट्रीज के बीच में कि अगर आपका सैनिक मेरे यहाँ मर जाता है और मेरा सैनिक आपके यहाँ, हम उसे इज्जत से वापस करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी अनफॉर्चुनेट हुआ है कि वो चीजें इज्जत में नहीं हुई हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बाय एंड लार्ज इस वाले इंसिडेंट्स के अंदर जो बॉडीज और प्रिजनर्स एक्सचेंज किए गए, प्रिजनर्स जो बंदे हेल्ड बैक थे, क्योंकि उनको पीओडब्ल्यू का दर्जा बिल्कुल नहीं दिया गया, ये माना गया कि दे वर हेल्ड बैक, और इसलिए उनको जॉब करते हुए वापस कर दिया। तो यस, इट्स अ वेरी सैड थिंग टू हैपन, बट ये वो वाली बात है कि इंडिया ने कभी ना कभी तो सर उठाना था अत्याचार के खिलाफ, इस बार उठा दिया। सर, कंपनी कमांडर संतोष बाबू यंग थे, अभी देखने में भी यंग थे, और ही वाज अ हैंडसम ऑफिसर, इंडियन ऑफिसर। और क्या देखने में आया है कि ऑब्वियसली जब वो अपने जवानों के साथ वहां पे पहुंचे हैं, तो अमूमन क्या होता है कि व्हेन एन ऑफिसर गोज विद इंटेंट, of course it was right in the middle of the night, और अगर वहां पे ये जा रहे थे तो इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रिपेयर्डनेस होगी। he must be prepared about it कि अगर कुछ कैजुअलिटीज होती हैं तो हमारे साथ फर्स्ट एड, या फिर ये है कि जैसे वो मेडिकल ऑफिसर एमओ होता है, तो वो मेडिकल ऑफिसर भी साथ होगा, या समथिंग लाइक दैट, देयर मस्ट बी प्रिपेयर्डनेस अबाउट इट। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर वो साथ थे तो उनके पास क्या इक्विपमेंट
होगा, और क्या वो सफिशिएंट इक्विपमेंट था या नहीं था उस एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, पहली बात, कर्नल संतोष बाबू was a battalion commander. He was not a company commander. ओह, एक बटालियन के नीचे 4 कंपनी है, तो वो उस चारों कंपनी के और ऊपर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर थे। जहां तक एक बटालियन कमांडर के इंटरवेंशन की सवाल है, देखिए, मैं वैसे आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं, उसमें आपको समझ आएगी। मैं जब फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में पेट्रोलिंग करता था 92 में, हालांकि मैं एक ही बार गया हूं, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि 10 बार गया हूं, तो जो पेट्रोल आगे जाती है पहले, वो पेट्रोल अगर अपने आप फिंगर 8 से होकर वापस आ गई, तो ये समझ लीजिए आपकी पेट्रोल सक्सेस थी। लेकिन किसी भी वजह से हमारे उस जूनियर कमीशन ऑफिसर या हमारा जो यंगस्टर ऑफिसर है, अगर उसने ये रिपोर्ट दी कि सामने से चाइना की पेट्रोल दिख रही है, तो दोनों कंट्रीज की ये बड़ी अच्छी ड्रिल है कि दोनों अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं और दोनों ही अपने पीछे अपना जो कंपनी कमांडर, जैसे मैं उनके केस में कंपनी कमांडर के साथ ओपी ऑफिसर था, तो हमारे पास खबर आती है, तो कंपनी कमांडर पहले बोलता है कि दे रुको, वेट करो, अगर अपना वो जो लाल रंग का आपके पास बोर्ड है वो लगाइए जिसमें लिखा होता है कि आप गलत एरिया में आ रहे हैं, आप वापस चले जाइए। वो लोग भी ऐसे ही लगाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद दोनों पेट्रोल अगर वापस मुड़ी आती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कई बार नहीं भी मुड़ती, तो वो जो पेट्रोल कमांडर है वो अपने कंपनी कमांडर को खबर करता है और कंपनी कमांडर आगे आता है। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं ये फेज्ड मैनर में हो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये एकदम नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन जब हम फेज्ड मैनर बोलते हैं तो फेज्ड मैनर का मतलब ये नहीं है कि अभी 4 घंटे बाद आएगा या अगले दिन आएगा। अगर मेरा पेट्रोल कमांडर, मेरा कंपनी कमांडर आगे से खबर भेज रहा है कि सर ये लोग यहां से नहीं हटे हैं और ये हटने के लिए तैयार भी नहीं है, और मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये लोग तो वो है ही नहीं जो यहां हुआ करते थे, क्योंकि जो फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक आदमी का नाम जानते हैं, लेकिन चेहरे से पहचान होती है, क्योंकि अगर आप उस इलाके में डिप्लॉयड हैं पिछले 1 साल से 2 साल से, तो आप एक दूसरे को नजर से पहचान पाते हैं। यही केस हमारे इस PP-14 पर हुआ कि जब उन्होंने देखा कि भाई लोग अपने नहीं हैं, तो वो कमांडिंग ऑफिसर जितने उसके साथ 10, 20, 30, 40, 50, ये डिबेटेबल रहेगा कि कितने कम हैं या कितने ज्यादा हैं, लेकिन वो एक अपनी फोर्स लेकर वहां पहुंचा, उसने देखा कि यस ये लोग हटे नहीं है, वो झड़प एक और झड़प में बदल गई। और जिस वजह से, अब आपने जो सवाल स्पेसिफिक पूछा है मेडिकल वाला, अच्छी बात यह है कि हर एक